हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, वो जुलाई में होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं महा मैराथन। और ये जो महा मैराथन है आपकी, ये है आपकी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटी की है। और अगर आप इसको पूरा देख लेंगे महा मैराथन को, तो जो आपकी लगभग 1.5 घंटे की ये महा मैराथन है, आपके सभी टॉपिक्स को जो है ये क्लियर कर देगी। जो भी समस्याएं होंगी वो सभी की समस्याएं आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगी। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक चीज़ और जानिएगा, अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करता जाऊँ, जो भी चीज़ मैं सर्किल करता जाऊँ, उनको आपको नोट्स बना करके अपने पास रख लेना है और बार बार उसी नोट्स को रिवाइज करना है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप अपनी नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहती है। आप चाहे जितना पढ़ें, अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर और देखते हैं विविधता की समझ। विविधता की समझ को इसी इमेज से अगर मैं समझाऊं, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, लेकिन देखिए तीनों लड़कियों में कितना डिफरेंसेस आपको दिख रहा है। देखने में विविधता है ना, रंग रूप आकार, इनके हेयर ड्रेसेस, इनके जो बाल है उसकी स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल ना, इनके कपड़ों की स्टाइल, इन सब में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं विविधता क्या होती है, विविधता हर जगह व्याप्त है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका परिवार। अपने परिवार को आप उठा लीजिए, आपको अपने परिवार में ही विविधता को देखने का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके माँ बाप एक जैसे होंगे, आप जितने भाई बहन हैं एक जैसे दिखने में हैं, एक जैसे पढ़ने में हैं। कोई कमज़ोर होगा, कोई तेज़ होगा, कोई बहुत ज़्यादा तेज होगा, कोई खेलना ज़्यादा, क्रिकेट में उसका ध्यान लगता होगा। अर्थात विविधता हमारे हर जगह है, विविधता हमारे हर जगह है। अपने घर से लेकर आस पास पड़ोस तक हमको हर जगह क्या मिलती है, विविधता। आपकी उम्र के 3 बच्चे जो है ऊपर दिखाए गए हैं और यहाँ पे आपको अपना चित्र चिपकाना एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। और आपका चित्र इनसे कैसे भिन्न है आपको बताना है। चलिए, उसी तरह हमारे रंग रूप खान पान आदि में भिन्नता होती है। अर्थात हमारे खान पान रंग रूप में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। चलिए, यहाँ पे आपको अध्यापक की सहायता लेने के लिए कहा गया है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये दोस्ती करने का एक टॉपिक है, ठीक है। 2 बच्चों की कहानी है। इस कहानी को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। समीर 1 और समीर 2 की ये कहानी है। दोनों, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, दोनों की कहानी लगभग मिलती जुलती है, ठीक है। एक इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, वो अखबार बेचता है, फुटपाथ पे मिलता है। ये सब प्रकार की कहानियां हैं जो आपसे कहानियां नहीं पूछी जाती है, ठीक है। जहाँ समीर एक को अच्छी हिंदी आती है, वहीं दूसरे को संस्कृत आती है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है, यहाँ से विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। यहाँ से आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही अपने आप जो है दोस्त और सहेलियाँ बहुत सारे होंगे और उनके घर में अलग तरह के आपने खाना भी देखा होगा, खाया भी होगा। और अलग अलग त्यौहार पर वे अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है, ठीक है। अब आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं, भूतों की कहानियाँ आदि पसंद होंगी। संभवतः आपको खुद कहानी बनाना भी क्या होगा, पसंद होगा, ठीक है। एक अच्छी कहानी पढ़ने के लिए हमेशा खुशी मिलती है जब आप अच्छी कहानी पढ़ते हैं। आपको पढ़कर उससे और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। लोग कहानियाँ लिखते हैं, विभिन्न स्रोतों, किताबी, वास्तविक जीवन और कल्पना से वो क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखें। कुछ लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत को पढ़ा है, उनके बारे में कुछ न कुछ लिखा है, ठीक है। इन सब को देखते हुए मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी भारत की विविधता, और यहीं से हमारा सब कहानी शुरू हो जाएगी। चलिए, भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जो है वो भारत में रहते हैं। चलिए,
भिन्न भिन्न धर्मों का क्या करते हैं हम पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? आइए देखते हैं विविधता को कैसे समझें। करीब 200-250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे जहाज, घोड़े, ऊंट पर बैठकर जाते थे या पैदल। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए या नई जमीन की तलाश या व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था? इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलने देते। इस तरह उनकी जो भाषा है, भोजन है, संगीत है, धर्म है आदि में नए और पुराने का क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है। उनकी संस्कृत नई और पुरानी संस्कृति में आदान प्रदान होता रहता है। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृत देखने को हमें मिलती है। चलिए, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि विभिन्न संस्कृतियां प्रभावों ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार में योगदान दिया है। इस तरह कई अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। चलिए, ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसे ही विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों को कपड़े और खान पान की आदत में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। ऐसा इसीलिए कि शहरों के लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। इन चीज़ों के बारे में वे बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए इस विविधता को समझेंगे। और आपको मैं बता दूं, अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे भैया। और यहाँ से शुरू होता है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक एक लाइन रट करके आप यहाँ से जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। लद्दाख ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। पहली लाइन यही इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों पर बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। इलाका हर वर्ष बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए वे गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा कि पीने के पानी के लिए किस पर निर्भर रहते, पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन किससे मिलता है? बकरी से मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में पश्मीना सालें बुनी जाती हैं। तो कश्मीर है वहाँ पश्मीना सालें क्या होती हैं? बुनाई होती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, ठीक है, चीज़, यो मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, ठीक है। चलिए, रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, जानते रहिएगा। जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब अच्छी खासी संख्या में मुसलमान यहाँ रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही सुंदर मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसका स्थानीय रूप
जो है मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये आपको जो इमेज दिखाया गया है ये है पश्मीना शाल की बुनाई, ऐसे ही इसकी बुनाई की जाती है। चलिए बात करते हैं केरल की। दोनों जगहों की विविधता का वर्णन भी करवाया जाएगा। केरल कहाँ है? केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ क्षेत्रीय व्यापारियों के लिए बहुत जो है ये आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। नोट कर लीजिएगा, जम करके यहाँ से क्वेश्चन बना है। सबसे पहले केरल कौन से व्यापारी आए थे? अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना। लोग कहते हैं भारत को नहीं जाना, एनसीईआरटी क्या कहती है? पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध शामिल है। चीनी व्यापारी हैं वो भी केरल है। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीन वाला या चीना वाला भी कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन बनाते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति चीन में हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि केरल की जो जलवायु है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो वो चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। वहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, याद रखिएगा। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है ओणम, जो विशेष आकर्षक है। इसमें नाव प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? नाव प्रतियोगिता होती है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी कहते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति मसालों की खेती के लिए संभव है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है। चलिए आगे देखते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। जैसे अगर आप अभी दिल्ली में हैं और आपको दिल्ली से कह दिया जाए आप जॉब कर रहे हैं, भैया आपको जाना है नागालैंड ड्यूटी करना है, तो अब आपको या तो ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा, और यदि आपकी ड्यूटी नागालैंड लगती है तो आपको धीरे धीरे नागालैंड की तरह अपने आप को थोड़ा बहुत ढाल लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ क्या करते रहते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। विविधता होते हुए भी हमारे देश में एकता है। भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों को अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि वो भारत के लोगों में फूट डाल सकते क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और उस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाने वाली लड़ाई में वो एक थे। याद रखिएगा, ये कविता दी गई है, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है जो सबको आकर्षित कर लेता है, सबका मन मोह लेता है, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू, इसके लिए कितनी आंखें तरस गई, कितने लोग बलिदान हो गए, कितने शहीद हो गए।
यह जो गीत था ऊपर अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जाने गई, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी को जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, याद रखिएगा इसकी किताब क्या है। ये किताब भैया सीटेट में कई दफ़ा पूछी गई है। किताब जो है भारत की खोज, याद रख लीजिएगा। भारत की खोज किताब को कई दफ़ा पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो दो चीज़ें यहाँ आपको अंडरलाइन करना है प्यारे साथियों, भारत की खोज वाली किताब और अनेकता में एकता का सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कई बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की एकता की एक अभिव्यक्ति है राष्ट्रगान। किस तरह से एकता का वर्णन है अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है। प्यारे साथियों, इस प्रकार आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने अपने आप से जितना बन सकता था उतना प्रयास किया प्यारे साथियों। जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। एक एक चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास किए। इसमें कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या लगे तो आप प्यारे साथियों हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जिस भी टॉपिक में लगता है कि ये टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आया, आप लोग उसको कमेंट करिएगा। उस टॉपिक को मैं और अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। हर उस गरीब भाई का सहयोग करिएगा जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। काम इतना करना है, चैनल से जुड़ना है और टेलीग्राम पे निःशुल्क नोट्स आपको दी जाएगी। प्यारे साथियों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्ज नहीं होगा। बस आपको मेहनत करके पढ़ना है ताकि हर भाई बहन ये जो पास होने का एग्ज़ाम है सीटेट, इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर ले। प्यारे साथियों, लगातार हम जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा, ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पर, विविधता एवं भेदभाव, और देखते हैं कि जो विविधता एवं भेदभाव है इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी उनको मैं अंडरलाइन करूँगा या गोला बनाता हुआ चलूँगा। आप लोग उसकी 60 नोट्स बना लीजिएगा। भैया देखिए, अपनी नोट्स अपनी ही होती है। जो आप अपना बना करके लिखेंगे वो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प प्रदान करेगी। इसलिए आप लोग अपनी नोट्स को बहुत सुव्यवस्थित बनाएं। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है जो भाई बहन 60 नोट्स बना रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा भी जुड़ करके, मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। एक दिन मैं नोट्स बनाने की क्लास भी चलाऊंगा, नोट्स कैसे बनाया जाए। चलिए चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर पर और देखते हैं क्या क्या हमें जानना है। चलिए, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, हम सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहने वालों के लोगों की तुलना करिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। आप संक्षेप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें तो अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितने विविधताओं वाला देश है। अर्थात भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, छाप लीजिएगा।
भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी या उसको मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा बोली जो है भाषाओं की बोली जाती है। इम्पॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य हैं। नृत्य कितने हैं भैया? 100 से ज़्यादा। ये भी महत्वपूर्ण है। यह विविधता हमें खुश होने के कारण नहीं बनती, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न हैं, तो हम वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं। कई बार हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने आप अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे क्या बना लेते हैं, चलिए बताते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण ये कथन दिया गया है, तो कहा गया है वो पूर्वाग्रह का रूप लेती है। क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। अर्थात जब हम अपने दिमाग में किसी चीज़ के बारे में पहले ही कोई इमेज बना लेते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं भैया? पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों का आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक ही तरीका सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतना पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें क्या कर देते हैं? दुख भी पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भी भेदभाव होता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव होता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ होता है आप में से कोई जो है, कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है जैसे सोचने वाली बात क्या है। आइए देखें कि क्या सच्चाई है। ये इमेज कितना बढ़िया बना है जो आपको दिखाया गया है। चलिए ये आपको कुछ इमेज है, तो ये जो है कुछ पीपीटी में बताया गया, जैसे लोग क्या बातें करते हैं इस सब के बारे में है। उसका दिमाग सही नहीं है, विकलांग है, ठीक है। इस सब चीज़ों जो है चित्र के ऊपर आपको दिखाया गया, तो आप चित्र को देख लीजिएगा। चित्र से कोई खास बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती थी तो माता पिता एवं परिवार के सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते थे कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे विश्वास करने लगते हैं कि वे रोते नहीं हैं, अर्थात लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों कभी कभी रोने का जो है उनका मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए, दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। चलिए आगे चलते हैं। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है? इंपॉर्टेंट कथन है। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं, उसके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी के साथ कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ उसे ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उसके बारे में मन में हमारी पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिलते ही
चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह से हैं, वैसे पूरे समूह के बारे में राय बनाना वाजिब नहीं है। वाजिब नहीं है का मतलब सही नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ऐसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं को अक्सर हम सब पर जो है पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें एक ऐसे काम को करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत हमारे अंदर होती है। चलिए असमानता और भेदभाव का टॉपिक देखते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं पीने देते, दूसरे द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे कप और गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद रखिए कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने विभिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानने लगते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब, तो विविधता का पहलू जो है क्या था? नहीं है। ठीक है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से वे गरीब हैं और उनके अपने पास पूरा करने के लिए ज़रूरत के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन आई है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलितों के जो लोग हैं उनको दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। दलित लोगों को किस में रखती है? अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, याद रखिएगा। भारत के ऐसे ही एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए। चलिए बहुत बढ़िया है, पढ़ लीजिएगा। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि वहाँ क्यों रुके थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुँचा। हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुँचे। हमें बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि ब्राह्मण के बच्चे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कौन है। हमने बिना एक पल सोचे हमारे मुंह से निकल गया महार। किस जाति के थे ये? महार जाति के थे, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि अजीब सी घृणा की भावना हावी हो गई। जैसे ही मेरा जवाब सुना, कमरे में वापस चले गए। हम वहीं के खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गया। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबरा गए थे। ठीक है, चलिए भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में, तो ये इम्पोर्टेंट है, संविधान के क्या है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं। दलितों के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। महार जाति में जन्म हुआ जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी।
बच्चों को काम करना पड़ता है, खुद उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थे। अंबेडकर अपनी जात के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई पूरी की, वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए, दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, दलितों से अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। दलितों के मंदिरों के प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। अंबेडकर ने नेतृत्व किया, उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबका सम्मान करने की निगाह से देखे। जीवन में आगे चल के उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। चलिए कहानी आगे देखते हैं। यात्रा के शुरू में खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी लगने लगी अंबेडकर को। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए, पूछा हम क्या करने की सोचे। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग को सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तय कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये दिया गया स्रोत है। ठीक है, चलिए कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होता होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। लोग अपने आप क्या दूर दूर रहें, अपने आपको छूने से मना करें, आपको पानी ना दें। चलिए समानता के लिए संघर्ष, इस लाइन पर चलते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। दलित औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे पहले भी बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज की दर वालों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। चलिए 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, भारत एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों ने उसके खिलाफ कई तरह का संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे जैसे अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी वर्गों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली है। चलिए वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, ठीक है, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। चलिए, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया। यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, ये है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है भैया। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, वो जुलाई में होगा और उसकी कंटिन्यू तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। प्यारे साथियों देखिए, जब भी आप क्लास करने बैठिए तो अपने साथ एक पेन और एक पेंसिल लेकर के बैठिए। तो इससे क्या होगा, जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं बताऊँ इम्पॉर्टेंट है, उसकी तुरंत नोट्स बना लीजिए।
और छोटे कीवर्ड्स में नोट्स बनाइए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, जो आप एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आज हम लोग अपने इस राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीति शास्त्र है, जो राजनीति विज्ञान है, उसमें आज हम लोग तीसरे चैप्टर की चर्चा आपसे करेंगे। सरकार क्या है, सरकार का दायित्व क्या है, सरकार बनती कैसे है, सरकार चलती कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग जो नोट्स बनाइए वो टेलीग्राम पे मुझे सेंड करिए, मैं देखूं कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं। फिर मैं एक दिन नोट्स बनाने की वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ कि नोट्स को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं सरकार क्या है और इससे संबंधित जो भी हमको चीज़ें मिलती है उसका हम क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। ये जो ऊपर आपको दिखाया गया ये पेपर की कटिंग है। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली के विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में, सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ठीक है, ये है आपकी एग्जाम मतलब पेपर की कटिंग। चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, हर एक देश की विभिन्न निर्णय लेने और एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ मुझे बताइए, सरकार की ज़रूरत क्यों है देश को? विभिन्न निर्णय लेने और काम करने, दो चीज़ के लिए ज़रूरत है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित, तो जो सरकार निर्णय लेती है उसके विषय क्या है भैया? तो सड़क, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं। जैसे रेल का किराया घटाने या बढ़ाने का काम कौन करती है? सरकार। जैसे अभी मुफ्त में राशन कौन दे रही है? मुफ्त में राशन सरकार आपको दे रही है कि आप मुफ्त में राशन लेते जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरकार का और क्या काम है भैया? सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जैसे कहीं आप देखते हैं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाते हैं, तो सरकार राहत और बचाव का कार्य करती है। आप तो जाते नहीं, अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। चलिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये भारतीय रेल का चित्र है और ये भारत पेट्रोलियम का चित्र है। तीनों चित्र आपको दिखाए गए हैं। चलिए, भारत में अब आगे बात करते हैं सरकार के स्तर। आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार के सारे जो इतने सारे इंतजाम हैं वो कैसे करती है? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, नोट करिएगा, सरकार कितने स्तर पर काम करती है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। सरकार कितने स्तर पर काम करती है? तो सरकार 3 स्तर पर काम करती है। पहला है स्थानीय
ऐसे नोट्स बनाइएगा। दूसरा है राज्य नोट्स बनाने का तरीका, और तीसरा है राष्ट्रीय। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। चलिए भैया, स्थानीय स्तर का मतलब है आपके गांव, आपके शहर मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकार के बारे में भी आपको पढ़ना। ये आपका भारत का मैप है। इस मैप को आपने देखा है, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, ये जो है भारत की प्रादेशिक जनगणना का मानचित्र आपको दिखाया गया, 2011 की जनगणना का मानचित्र है। बात करते हैं सरकार एवं कानून की। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोग वे कानून मानते हैं। केवल यही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करना पड़े। भाई, अगर सरकार ने एक कानून बनाया कि जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया है 500 रुपये जुर्माना, तो अगर ना लगोबा तो काम मिले तुमका आगे चल के पुलिस, और ये पुलिस आपका काट देगी चालान। तो पुलिस के माध्यम से अपने कानून की रक्षा कौन करवा रही है? सरकार। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है, दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा, ठीक है, कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। चलिए, सरकार के प्रकार। सरकार के निर्णय लेने और कानूनों का पालन करने के लिए उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकार कैसी है। लोकतंत्र में तो लोगों की सरकार होती है और जनता ही यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हुए अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद ये लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार जो है बताना होता है और उस पर सफाई देनी पड़ती है। एक दूसरी तरीके की सरकार होती है जो राजतंत्रीय सरकार है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति है, सरकार चलाने की शक्ति है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? राजा के पास होती है। चलिए, अब आपसे बात करते हैं लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। भारत एक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन है। क्या है? लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूल विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के लोग सीधे क्या होते हैं? भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक देश के वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दिया गया हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरत, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते हैं जो गिने चुने पुरुष बनाते हैं। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर
अपने अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई अन्य नेताओं ने इसका जो है अन्यायपूर्ण विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षण है वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उस गरीब होने का गुनाह किया है। चलिए, ठीक है। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोपीय और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ये सफ्रेज मूवमेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया, तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत और रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी महिलाओं के लिए वोट देने की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख और हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, जबकि इंग्लैंड में 1928 में मिला था, याद रखिएगा। तो सबसे पहले अमेरिका में, इंग्लैंड में बाद में मिला था, याद रखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा, और जो सीटेट जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम है उसकी कंटिन्यू तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनको अंडरलाइन करता चलूँगा, उन पर गोला बनाता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा। आपका काम है उन पर नोट्स तैयार करना। नोट्स आप ही तैयार करेंगे, आपकी शॉर्ट नोट्स आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। चलिए चलते हैं। आज हमारा है अध्याय 4, पंचायती राज व्यवस्था। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा, इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। किसकी सभा है? एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में देखें कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, याद रखिएगा। चलिए, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर खर्च होने का ब्यौरा जो है, उन्होंने इसका ब्यौरा की चर्चा किया। चलिए, कहा कि इस साल हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं, कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रह जाता है हम उसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसको देखते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड में पंच के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो 5 साल के लिए होती है। तो ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है? वार्ड का पंच करता है और प्लस सरपंच करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना
और जो भी चर्चा एवं निर्णय है उसका रिकॉर्ड रखना। ग्राम सभा ने एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के नए तरीकों को देखा है। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव के लोगों ने क्या है जो है पेड़ लगवाए हैं, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। चलिए ठीक है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए। लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी। वह गरीबी रेखा में कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, उसका नाम सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद की कौन कुछ। चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग कोई गलत काम ना हो सके इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम के सभी प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और उनके प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। चलिए आगे कह रहा है कि अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर फुसर हो रहे। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद वहाँ कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले लोगों में विकास कार्यक्रम लागू करना। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम क्या करती है, कर पाती है। चलिए ये ग्राम पंचायत के कुछ काम दिए गए हैं, आइए पहले इनको जान लेते हैं। सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों, अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। चलिए आगे, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या काम किया। चलिए देखते हैं। हरदास गाँव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे वे क्या आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और उप सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करके
2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से उसको काम में लाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर के समस्या स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत सी चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत का खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर हैं, ठीक है। पंचायत के 3 स्तर हैं, हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। नोट करिएगा, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का कैसा स्तर है? पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी को और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है जिसे जनपद पंचायत कहते हैं। विकास खंड को क्या कहते हैं? या पंचायत समिति भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। देखिए क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े बड़े कानून बनाएंगे। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। उनके पीछे मुख्य विचार यही कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा और उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंटिन्यू मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाए अच्छे से। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, मैं लगातार आपको SST पेपर 2 करवा रहा हूं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे मैं उनको अंडरलाइन और गोला करता हुआ चलूँगा और बताता हुआ चलूँगा। आप लोग उनको अपनी नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। आपकी अपनी नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प प्रदान करती है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 5 है गांव का प्रशासन और देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। चलिए, गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों खेत में एक छोटी सी मेड़ है और दोनों उसी मेड़ से अलग हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जो ज़मीन है अपने खेत में मिला ली है और अपने खेत को जो उसका आकार है उसको बड़ा कर लिया है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार वालों के पास बहुत ज़मीन थी। इसके अलावा उनके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने मानने से इनकार कर दिया तो उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर और हाथ पर बहुत चोटें आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन एक दोस्त ने गांव के डाकघर में जो काम करता था उसने सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। एक शब्द लिखा है रपट, ध्यान दीजिएगा। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वालों तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। चलिए, पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्या हमें थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े वाले थाने में चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है।
अब जो ये हाईलाइटेड है ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही भी करें। चलिए अब आगे चलते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम, इस पर चर्चा करते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं तो मोहन थानेदार के पास गया, पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे ना बचाते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया, तथा थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन की अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां पहुंचेगा। चलिए, पुलिस थाने में जो हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, ये आपको करने कहा गया। फिर आगे चलिए, राजस्व विभाग का काम। चलिए, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु की खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्ती लड़ाई हुई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या ऐसा कोई अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे हम पता चल सके कि गांव में किसके पास कितनी ज़मीन है? यह कैसे पता चलेगा? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। चलिए, पटवारी को ही कहते हैं लेखपाल, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? लेखपाल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हम जहां जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर एक नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया है, गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ठीक है, ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और जो है रघु के खेतों को नाप कर देख सकता था कि वह नक्शे, जो गांव का नक्शा, उससे मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। चलिए, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर यह सब करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह समय समय पर उसको अपना दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। चलिए, अब बात करते हैं खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के मुताबिक जो है संरचनाएं भरी हैं। तो ये आपको खसरा है दिखाएगा, ऐसे ही हमारा खसरा बनता है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये नक्शा है, ऐसे सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ क्या लिखा देखते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये आपको जो आप खेतौनी उतौनी निकलवाते हैं उससे संबंधित है। या कहीं कोई कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में जो राज्य हैं वो जिलों में बटे हैं और ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। राजस्व जो इकट्ठा होता है, विभिन्न तरह के कर जो होते हैं उन्हें राजस्व कहते हैं। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए।
वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून आया है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारा ध्यान में जो है पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्य हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बढ़ जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। एक नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। चलिए, यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा और पास के गांव में रहती है। पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी नाम रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। एक अन्य सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड यहाँ जो भी रखे जाते हैं और जो भी चीज़ें थी, तो आप लोग जैसे इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी नोट्स बना लीजिएगा और उनको जो है अपनी नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी को पता है जो सीटेट है उसकी जुलाई की क्लास हम कंटिन्यू चला रहे हैं। आप लोग चैनल पर नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। जी हाँ, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उन पर मैं सर्किल बना दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करेंगे नगर प्रशासन। देखिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। जितनी बढ़िया आप तैयारी करेंगे उतनी बढ़िया आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। इतवार की एक अलसाई दोपहरी थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका लेकिन रेहाना आउट ही नहीं हो रही थी। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो गया, इसलिए उसने इस उम्मीद में कि कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। उल्टा हुआ, रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया। शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी गेंद ट्यूबलाइट से टूट गई, मतलब ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या आप दोबारा जेब खर्च में से पैसा देना पड़ेगा, और ये पैसे किसको दें। गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है। माला का घर पास में था। चारों भागकर माला की माँ के पास गए। उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बस उनको इतना पता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने बताया कि यास्मीन खाला से जाके पूछना चाहिए, वे हाल में नगर निगम से सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी वापस घर आ जाना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंसी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे नगर निगम कहते हैं। अब याद रखिएगा, नगर निगम क्या है, बहुत बड़ी संस्था है। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों व बाजारों की सफाई का सारा काम करती है। ये यास्मीन खाला बच्चों को बता रही है। माला बोली, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर के बोर्ड में देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले, स्कूल स्थापित करना है, ठीक है, और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पूरे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका, तो छोटे कस्बों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम कहा जाता है। अब ऐसे याद रखिएगा, छोटे शहर में जो छोटे शहर है उसमें क्या होता है, नगर पालिका,
और बड़े में नगर निगम। ऐसे ही आपको लिखना है, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कहानी थोड़ी लिखना है आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है, पार्क कहाँ बनाया जाए। नगर निगम में जब आप काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग को क्या कहते हैं, अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बड़ा होता है इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद की ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। चलिए, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। अब जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारे यहाँ वार्ड है, इसका जो पार्षद है उसका चुनाव होता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, सभासद कहते हैं। क्या कहते हैं? सभासद अक्सर कहा जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों से समूह के द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समिति एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, उन्हें लागू करने का काम आयुक्त या कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो पार्षद का क्या होता है? चुनाव। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवाल से बहुत खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाएं। फिर निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवाल से उन्होंने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर, साथ ही पानी, अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा आता है। क्वेश्चन पूछ लेगा संपत्ति कर से निगम के पास कितना पैसा आता है, तो 25 से 30% याद रखिएगा। शिक्षा पर भी कर लगता है। किसी दुकान होटल का मालिक है उसको भी कर देना पड़ता है। जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान रखिएगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। नगर निगम में सफाई विभाग जो है वो थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी कि फिर बच्चों के खाने में रसोई के जो है अपनी रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है।
पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात थी, बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों ने, जो उनके घर वाले थे, यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट दे करके हमने उसे चुना है, उसके सामने हम विरोध प्रदर्शन करें। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह इकट्ठा किया। पार्षद के घर पहुंचे। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर से बाहर निकले, उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने आएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों को एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। ठीक है, अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने वाली नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा होगा। फ़ायदा होगा कि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चों घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोग के दस्तखत हो सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त ने पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फ़ौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते। यहाँ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वे तो जब एक दिन बहुत बड़े समूह से विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। या तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने को नेतृत्व करने वाले गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही है। ठीक है, तो ये था गंगाबाई का सपना। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने, खाला बस एक आखिरी सवाल है, घर पर अभी जो कूड़ेदान है क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, अरे नहीं, यह तो नगर निगम का सुझाव था। हमें खाने पीने की जो है और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में डालें। जब हम अपने कचरे को छटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और जल्दी से घर पहुंचना था। आज शाम के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए दूसरे को वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, आगे बात है 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों में कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी को कूड़ा कचरा उठाने में, ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत लोगों ने जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोग को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया गया नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, शहर को अच्छी तरीके से साफ किया जाए। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा सबसे जो है स्वच्छ शहर सूरत ही है। क्या आप जानते हैं कि मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है प्यारे साथियों, वो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा और उसी सीटेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग अपने 7वें चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं 7वें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको मैं अंडरलाइन करता चलूँगा। आप लोग अपने हाथों से अपनी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अपनी नोट्स ज़्यादा बेहतरीन समझ में आती है।
चलिए आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका हमारा चैप्टर है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक गांव की कहानी है, ठीक है। गांव आपसे पूछा जाता है एनसीईआरटी में, तो गांव को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कभी कभी एनसीईआरटी में गांव भी पूछ लेता है। कलपुट्टू गांव की ये कहानी है। कहाँ है ये? तमिलनाडु समुद्र तट के पास एक गांव है कलपुट्टू। यहाँ के लोग कई तरह के काम करते हैं, ठीक है। गांव में यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़ी, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि को बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी हैं, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखते हैं। उनमें आपको तरह तरह की कई सारी छोटी दुकानें दिखेंगी, चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान और भी अन्य चीज़ों की दुकानें आपको दिखेंगी, ठीक है। ऐसे चाय की दुकानें जहाँ टिफ़िन भी आपको मिलेगा। अर्थात टिफ़िन का मतलब क्या होता है? देखिए, टिफ़िन का मतलब यहाँ बताया है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है। शाम के नाश्ते में बड़ा पाव, बौड़ा, मैसूर पाक। चाय की दुकानों के पास एक कोने में लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में लोहे की चीज़ें बनती हैं। बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में दो परिवार कपड़े धो करके अपने आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू में खेती में काम करते हैं और देखें कि उनकी आजीविका के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। चलिए, तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले मैं मायके में धान के खेत में मजदूरी करती थी। मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। उन मौक़ों में से एक है जब मैं धान की रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाए तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं उम्र में कम थी तो निराई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में डूबे रहने में तकलीफ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। आगे कह रहा है, मेरे गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वो मुझे बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। चलिए, मेरे पति रमन भी एक क्या है मजदूर हैं। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान में पत्थर या नदी में बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू के पास शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर में भी काम करती हूँ। मैं घर के लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरे औरतों के साथ जंगल से लकड़ी लाती हूँ। गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर के सामान और साग सब्जी खरीदने में भी मेरी मदद करता है, ठीक है। हमारी 2 बेटियां हैं। हमारे जीवन में खुशी है, दोनों स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई, शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। ये कहानी है तुलसी की, समझते चलिएगा। जैसे कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीबा परिवार का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों में कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, याद रखिएगा। वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर और ज़िंदगी बसर करने के लिए इनको काम भी करना पड़ता है। हमारे देश के लगभग ग्रामीण परिवारों में 40% खेतीहर मजदूर हैं। अब ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने खेतीहर मजदूर हैं? 40% पूछा जाएगा। कुछ के पास ज़मीन छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरीके से वह पलायन का कुछ जो है मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार से अभी भी फसलों की कटाई पूरी हुई है। हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ, बदले में उनके खेतों में भी कटवाई करवा देता हूँ। व्यापारी ने मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। उसे चुकाने के लिए थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसान को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजता रहता है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा।
लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। इसलिए मुझे और पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय है, ठीक है, और उसका दूध भी हम यहीं सरकारी समिति में बेच देते हैं। रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। आगे कह रहा है कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि कई बार शेखर किसान और ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसा कर्ज लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं हुए, फसल को कीड़ा लग गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं हुई, फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज जितना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में किसान कर्ज तले दब गया और कुछ सालों में यह किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ समझाया गया है। रामलिंगम और करुथमा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, बीज व कीटनाशक बेचने के लिए दुकान है। चावल की मिल में उन्हें कुछ पैसा लगाया और थोड़ी सी सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को भेजा जाता है और उसे अच्छी खासी कमाई की जाती है। भारत में खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कई भूमि हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत छोटे पड़ जाते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में 20% किसान रामलिंगम जैसे हैं, बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं और उसकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसान अन्य काम धंधे भी शुरू करते हैं, दुकान चलाना, सूद पर पैसा, छोटी छोटी फैक्ट्री चलाना इत्यादि। चलिए, हम कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत में कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बिनना, तेंदुए के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना, व्यापारियों को बेचना जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी आजीविका कमाने का मुख्य अब साधन हो गया है। चलिए, समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हैं। आइए अरोड़ा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नामक गाँव में रहता है। नागालैंड की खेती के बारे में है। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में जानिए। एक गाँव है जिसका नाम चिजामी है, नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सीढ़ी नुमा को खेती याद रखिएगा। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे ऊपर उठे होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। या चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। किस खेती के लिए अच्छा होता है? चावल की खेती के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक काम को खत्म नहीं कर लेते हैं। कितनी बढ़िया कहानी है, ठीक है। ऐसे अरोड़ा और पारिवेलन, ठीक है। पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ के लोग मछली पकड़कर आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास हैं और वहाँ चारों ओर जाल, ठीक है। कैटामैरन, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव, याद रखिएगा। कैटामैरन क्या है? मछुआरों की एक छोटी नाव होती है। पूछा जाता है सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे गहमा गहमी रहते। इस समय सारे कैटामैरन मछलियाँ पकड़कर लौटते हैं। मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई जीजा आज भी बड़ी देर से लौटे, बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी में जो भी पैसा मिलता है उसे 4 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जो नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल, ठीक है, कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमें बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इसमें लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में औरतें यहाँ मछलियाँ खरीदती हैं। चलिए, नीलामी में जो औरतें यहाँ मछलियाँ खरीदते हैं वे टोकरे भर भर कर
पास के गांव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों में मछलियां खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं और मरम्मत करते हैं। कल सुबह 2 बजे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने वे समुद्र में नहीं आ पाती, क्योंकि मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ठीक है, हर साल मानसून के दौरान मछलियों का क्या होता है? प्रजनन होता है। इस महीनों में हम व्यापारी से उधार पैसा लेकर गुजारा चलाते, इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना बहुत मुश्किल होता है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बड़ा नुकसान हो गया था। ठीक है, ये है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने आय के विभिन्न तरीकों से कमाते हैं, कुछ खेतीबाड़ी का काम करके और कुछ अन्य तरह के काम करके, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए प्रकृति पर निर्भर है। जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय काफ़ी लोग व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे का जो है बोझ कम करते रहते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर हम उनके जीवन की परिस्थितियों और उनकी समस्याओं से काफ़ी समानताएं भी पाते हैं। चलिए, लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, कितना कमा पाते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वो कैसी है। लोग उस ज़मीन पर मजदूरों पर निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं गुजर बसर करने के लिए। कई परिवारों को काम की खातिर उधार पैसा लेना पड़ता है, फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों और व्यापार और काम धंधों पर फल फूल रहे हैं, जो भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को साल में रोजगार नहीं मिल पाता। ये था आपका चैप्टर। इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने उनको बताया। तो 2-4 चीज़ें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थी जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। सीढ़ीनुमा खेती, लोग अपना व्यापार नागालैंड के व्यापार कैसे करते हैं, और 2 गांव 3 मिले हैं कर्नाटक के आसपास, उनके नाम याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा आपकी सीटेट की कंटिन्यू क्लास चल रही है, जो आपका सीटेट जुलाई में होने वाला है। हम लोग लगातार SST अपने तैयार कर रहे हैं पेपर 2 के लिए। आज हम लोग चैप्टर 8 पर हैं। यह है हमारा जो सिविक्स है, और शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, बताता चलूँगा। आप लोग उनको अपने कॉपी और कलम लेकर के नोट्स बनाते चलिएगा। आपकी नोट्स आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। जितनी ही बढ़िया आपकी नोट्स होगी उतना ही बढ़िया एग्जाम के टाइम में आपका रिवीजन होता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं किस चीज़ से हमें यहाँ बात की जा रही है। टॉपिक है भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं। अब ये लाइन याद रखिएगा, भारत में कितने ज़्यादा शहर हैं? 5000 से ज़्यादा, और 27 महानगर हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शहर कितने हैं? तो शहर हैं भैया 5000 से ज़्यादा, और महानगर कितने हैं? तो महानगर हैं 27। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगर 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर को आकर देखें, लोग क्या काम करते हैं। सब वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं। आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जहाँ मेरी मौसी की बहन रहती है। गिनी चुनी बार ही आई हूँ। बहुत बड़ा शहर है। जब एक बार मैंने यहाँ आया तो मेरी मौसी की बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गए। जैसे ही मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाले रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सके उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसी बगल फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ठीक है, अभी इस कहानी को मैं बताऊंगा बच्चू मांझी की। ये आ सकता है। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों में ठसाठस भरे थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटी सी टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से था। सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार में जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर था। चलिए, यह है बच्चू मांझी, एक रिक्शा वाला है।
मैं बिहार के गांव से आया हूं, जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे वहां रहते हैं। ये कहानी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई यहाँ वो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बच्चों मौजों की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। कोई सेवा देता है, वे स्वरोजगार में लगे, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदें और कैसे दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती, कभी कभी टूटने फूटे गत्ते के डिब्बे बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेला सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेला वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हैं वो अक्सर घर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करते हैं, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वहाँ ज़्यादा घर पर ही बनता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रिकॉर्ड की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार करे जिससे उन पर प्रतिबंध लगा था। कानून में बदलाव आने पर उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएंगे। यह भी सुझाव कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो मुद्दे निर्णय लेती है। बाज़ार में जब हम बाज़ार पहुंचे तो दुकानें अभी खुली शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार थी। एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन उनसे पहले ही समय ले रखा था, वहाँ पहले पहुँच गई। उसने हमारी बारी ना जानी चली जाए, हमें थोड़ी देर के एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर उसके दांतों का निरीक्षण किया, दांतों का छेद भरने के लिए अगले दिन आने को कहा। बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहना पड़ रहा है। डॉक्टर ने यहाँ हमसे सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गए। कुछ सिले हुए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिल थे, हर मंजिल पर अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पहुँचे जहाँ लड़कियाँ कपड़े रखे हुए थी, ठीक है। बड़ी दुकान की चर्चा है, बहुत कुछ खास नहीं है यहाँ, आपको समझना है बेसिक से, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत कुछ खास नहीं। हरप्रीत बड़ी दुकान। पहले मेरे पापा चाचा छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्यौहार के समय मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। चलिए, वंदना, हम कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैं तरह तरह के फैशन कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहा कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के शहरों से जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, रेडियो चैनल विज्ञापन देते हैं। अभी तो शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के साथ मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना कई तरह के लोग हैं जिनके पास शहर के बजाय अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकानें व्यापार खुद संभालते हैं, किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। वे खुद की गई लोगों को मैनेजर सहायक की नौकरी पा रखते हैं। ये पक्की दुकानें हैं जिनके पास नगर निगम व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। पक्की दुकानों के पास क्या होता है? नगर निगम का लाइसेंस होता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार को दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानते हैं जो कपड़े सिलने की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। निर्मला की पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल दी। बस खचाखच भरी थी। स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरे बहन ने मुझे कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ ने हमारा भुड़ता ना बन जाए।
मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास कुछ लोग उतरने लगे, हमने भी एक मोड़ पर उतर गए और जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ लोग टिके हुए थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद वे इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार थे, बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल-मोल कर रहे थे। मेरे बहन ने सुना कि लोग लेबर चौक कहलाता है। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री यहाँ भवन बना रहे होते हैं, वही मजदूरी करते हैं। कुछ बोझ ढोते हैं, ट्रकों के सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का भी काम करते हैं। ठीक है, याद करते चलिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन है, चैप्टर कुछ खास भी नहीं है, लेकिन अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग विभाग में थे। हमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न कभी खत्म होने वाली पंक्तियाँ हैं। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उसे विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ जो है तरह के करके लगाए जा रहे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने निर्मला को एक ऐसी ही जगह पर पाया। वह मेरी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों को अर्चरी का काम कर देगी। चलिए, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लोग गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला का काम बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर यह 9 बजे से काम शुरू करते हो 10 बजे रात में काम ख़त्म होता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब वह काम जल्दी कर लेती है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे में 280 रुपये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त काम करने पर 100 रुपये देर तक जो है मिलता है। जून तक का काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। निर्मले की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात पालियों की तरह 12-12 घंटे काम करते हैं और उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने वाली मजदूरी भी नहीं मिल पाती। चलिए, दफ्तर में आगे बात करते हैं। दफ्तर में क्या हाल है। मेरी मौसी सुधा विप्लवन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5 बजे पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा लिया। हमने बिल्कुल समय पहुंच गए। उनकी दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ बसों की पंक्ति की तरफ थे। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी मैनेजर का काम करते हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता सेल्समैन का निरीक्षण का काम करते हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते हैं। वे लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेकर उनका भुगतान इकट्ठा करते हैं। चलिए, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया था। वे हर हफ्ते भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, उनकी प्रगति की रपट लेती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर वे देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और अब बिस्कुट की कंपनी में स्थायी कर्मचारी हैं। वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। ठीक है। चलिए, बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत का ब्याज भी मिलता है। नौकरी में सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टे, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों को छुट्टी मिल जाती है। उनकी वार्षिक छुट्टी के लिए उन्हें कुछ दिन भी मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी थे जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार दफ्तर या फैक्ट्री के काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो जाए तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाल नहीं दिया जाता। आखिर दिन खत्म और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहर के जीवन को बनाए रखता है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया प्यारे साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।